नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पहाड़ के एक ऐसे युवा से जो एक शानदार एंटरप्रेन्योर है, जो आईआईएम प्रतिष्ठित संस्थान देश के आईआईएम से पास आउट हैं। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में लाखों की सैलरी लेते थे, मर्चेंट नेवी में थे और अचानक लाखों की सैलरी छोड़कर अपने गांव वापस आ गए रिवर्स प्लान करके, और अब करीब 8 सालों से वहाँ बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बागवानी का काम कर रहे हैं, टूरिज़्म का काम कर रहे हैं, और टूरिज़्म ही नहीं, सोशल टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, और अपने साथ उन्होंने पूरी एक चेन तैयार की है। ऐसे युवा से आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं और आपको ये एक प्रेरणा, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। इनसे आप मुलाकात करवाएंगे। इनका नाम है विक्रम सिंह पंवार साहब। पंवार साहब नमस्कार। नमस्कार। पंवार साहब कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और सभी दर्शकों को पहले तो माघ मरोज की अग्रिम बधाइयाँ, और आपको भी। पंवार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पंवार साहब, आप आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट हैं, जो देश का सर्वोच्च एक संस्थान है। उसके बाद आपने लाखों की सैलरी पे मर्चेंट नेवी में थे, मल्टीनेशनल में थे। अचानक आपने लाखों की सैलरी छोड़कर आप अपने गांव लौटे। उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? आपका क्या इसकी योजना क्या थी आप जब पहले आप गांव आए? मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो कहते थे कि ये मिसगाइडेड मिसाइल है, कहाँ पे लैंड होगा पता नहीं है। मैं इतनी सारी जगह पे रहा, इतने सारी मेरे को एक्सपीरियंसेस मिले, तो वो लाइफ एक्सपीरियंसेस ही एक्चुअली उन्होंने ही मेरा कोर्स डिफाइन करा है। और जो लास्ट जो एक्सपीरियंस था, जो मेरे को एक ऑनर मिला एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का, आईआईएम अहमदाबाद से। तो कई बार ऐसा होता है कि आईआईएम अहमदाबाद को केवल पैकेज के नाम से जाना जाता है कि कितने करोड़ का पैकेज मिल रहा है, पर आईआईएम अहमदाबाद एक वो इंस्टीट्यूट है जो एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करता है, वो प्रमोट करता है, चाहे छोटा एंटरप्रेन्योर हो चाहे बड़ा एंटरप्रेन्योर हो। तो मेरे ख्याल से मतलब पहले था कि कुछ करना है, बट जो मेन जो कंक्रीट मेरे को मिला कि जाके कुछ करना है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, वो मेरे को आईआईएम से ही एक प्लान मिला कि शायद मेरे को अपना कुछ करना स्टार्ट करना चाहिए। गांव से लोग इस समय पलायन का शिकार पूरा पहाड़ है, और लोग 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी जब मिल जाती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आपने लाखों की सैलरी छोड़कर जब अपने गांव पहले बार आप लैंड करे हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी और आपके दिमाग में क्या था, और आपने स्टार्ट क्या किया अपने गांव में? जब आए आप तो आपने स्टार्ट क्या किया? मतलब पहले तो एक माइग्रेशन के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है, मतलब हम उसको हमेशा नेगेटिव उसमें लेते हैं। माइग्रेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक ज़मीन है जहाँ से जिसकी कोई कैरिंग कैपेसिटी है, अब उस कैरिंग कैपेसिटी में वो उतने ही लोग सस्टेन कर सकता है। अब मान लो जैसे पुराने टाइम में लोग गेहूं लगाते थे, उसमें आप कितने लोग सस्टेन कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को नीचे आना पड़ा, उनको नौकरियां करनी पड़ी। पर जैसे जैसे लैंड यूज़ चेंज होता है, मान लो आप गेहूं की फसल से आप बागवानी में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप थोड़े ज़्यादा लोगों को कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप उसमें कुछ टूरिज़्म का ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा लोगों को कर सकते हैं। तो मेरे आने का पर्पज़ वही था। एक तो जब था कि अपने एरिया में करने का पर्पज़ ये था कि मेरे को लगता था कि हमारे पास मतलब 3-4 चीज़ें होती है जो एक बिज़नेस को हेल्प करती है। 3-4 तरह की पूंजी होती है। एक आपकी फिजिकल कैपिटल हो गई, जो आप प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हैं, कैश बोल सकते हैं। दूसरा आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया, जो आप खुद भी डेवलप करते हैं और ट्रेंड रिसोर्सेज भी लाते हैं। पर तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो सोशल कैपिटल है, सोशल नेटवर्क्स हैं, जो आपको कहीं पे बिजनेस सेटअप करने में और सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। तो मेरे को लगा अगर मैं अपने क्षेत्र में करता हूँ तो मेरे पास चाहे फिजिकल कैपिटल कम हो, उसके बाद भी मैं सोशल कैपिटल के बलबूते पे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि एक लो कॉस्ट बिज़नेस होगा, जो रेप्लिकेबल होगा। देखो, ये आपने पूरा टेक्निकल वर्ड में बोला है, जो है इनके आपको ट्रेनिंग है। अब सिंपल भाषा में बताइए, जब आप गाँव आया तो आपने टूरिज़्म का व्यवसाय कितने से शुरू किया, कैसे शुरू किया, टूरिज़्म को कैसे बुलाया, लोगों को कैसे मोटिवेट किया, जरा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, जब स्टार्ट किया था तो पता नहीं था कि कितने टाइम तक कर पाऊँगा भी नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहला वो था कि मैं एक वाटर टेस्ट करना चाहता था कि जो मैंने सोचा है, बिज़नेस प्लान तो हम बनाते हैं वहाँ पे, पर जब हम एक्चुअल ग्राउंड में जाते हैं तो रियलिटीज़ कुछ और होती है। तो आइडिया वो था कि मैं कम इन्वेस्टमेंट पे कैसे एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो अराउंड 60,000 का था, जिसमें मैंने कुछ टेंट्स लिए, कुछ स्लीपिंग बैग्स लिए, कुछ लाइट के सेटअप लिए।
बाकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे फॉरेस्ट के बैरक्स थे, फॉरेस्ट की कैंपिंग ग्राउंड थे, वहाँ पे 2-3 होटल थे चक्राता में, यही सब रिसोर्सेज रेंट पे लेके मैंने शुरुआत करी। मतलब मैं सोशल मीडिया में मार्केट करता था, जब मेरे को ग्रुप मिलता था तो मैं उसके बाद पूरा जो पैकेज है इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड ऑर्गेनाइज करता था। तो पहले 1 साल तो मैंने यही किया 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे, और इस टाइम पे मैंने काफ़ी लोग जोड़े। मतलब हमने अपनी कल्चरल टीम बनाई, जो गांव के लोकल लोग थे उनकी 10-12 लोगों की कल्चरल टीम थी। हमने एडवेंचर वाली टीम बनाई, जो अगेन लोकल रिसोर्सेज थे, जो रैपलिंग करा सकते थे, जो ट्रेंड थे। हमने नई नई जगह आइडेंटिफाई करी, तो उसके अराउंड हमने पैकेज बनाया, और बिना मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा 60,000 के करीब था पहले साल में, और उसी से हमने स्टार्ट किया। देखिए, लाखों की सैलरी पाने वाला, मेहनत पाने वाला एक व्यक्ति गांव आता है और 60,000 रुपये से शुरू करता है। ये मुझे लगता है ये यूएसपी है आपके बिजनेस की। 60,000 से आपने शुरू किया, और जो गांव के लोग थे जिनमें टैलेंट था उनको आपने यूज़ किया। बिल्कुल, वो मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था। जैसे जो शुरू में जो मेरा एक पार्टनर था वो पंकज चौहान, वो एक नेशनल लेवल शूटर भी था। तो उस तरह का मतलब एक इकोसिस्टम बनाया गया। इंदर सिंह राणा था, उसका आज की डेट में अपना एक रिजॉर्ट है कोटी कनासर में, वो भी शुरू में साथ में जुड़ा। मतलब इस तरह के हम 10-12 लोग थे जो हम साथ में जुड़े, और चाहे 4 ही गेस्ट होंगे तो 10-12 लोग हम खुद और 10-12 लोगों की कल्चरल टीम, तो मतलब एक अच्छा हम एक्सपीरियंस देते थे जो भी गेस्ट आता था। मतलब 4 टूरिस्ट अगर आए तो आपकी जो टीम होती थी उनके साथ, कल्चरल टीम, उनको एंटरटेन करने की टीम, उनको सर्व करने की टीम, वो बड़ी होती थी। बिल्कुल, मतलब तो मतलब वो 4 जो थे वो ग्लैड होके जाते थे कि वाह। बिल्कुल, मतलब अभी वो जो उस समय पे आए हैं वो आज तक मतलब जो रिपीट कर रहे हैं वो उस तरह के कस्टमर हैं। वो कस्टमर भी नहीं है, वो अच्छे फ्रेंड हैं हमारे। तो वो अच्छा, साल भर में इसका क्या रिजल्ट रहा? जब आपने 1 साल में जब आपने टूरिज्म शुरू किया, क्या रिजल्ट था उसका? जो ये वाला मॉडल था, इसमें एक दिक्कत थी कि जो इंफ्रा था वो हमारा नहीं था। जो फॉरेस्ट का अगर हम इंफ्रा बुक करते हैं तो हमको प्रायर उनसे परमिशन चाहिए होती है। तो जो इमीडिएट जो कॉल आ रहे थे, जो हमने अच्छी सर्विसेज दी, उनके रेफरेंस के थ्रू कॉल आ रहे थे, जो हम नहीं कैटर कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास परमानेंट इंफ्रा नहीं था। तो उस स्टेज पे हमने सोचा कि एक परमानेंट सेटअप होना चाहिए। तो हमने कोरवा को सिलेक्ट किया, जो कोरवा चक्राता से 13 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो हमें लगा कि एक टेम्पररी सेटअप ट्रांजिट कैंप की तरह, जहाँ पे लोग कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था होगी और यहाँ से हम संचालित करेंगे, उसको कैंपिंग कराएं चाहे घुमाने ले जाएं। तो फिर वो मतलब 4-5 लाख के अगले साल में 2012 में 4-5 लाख के खर्चे में हमने 6-7 टेंट लगा के, वहाँ से स्कॉटिश टेंट लगा के हमने वहाँ से स्टार्ट किया। तो आपने जो है पहले साल आपका टूरिस्ट भी आने लगे, वो सेटिस्फाई होने लगे, वापस जाने लगे, और टूरिस्ट आने लगे, और आपने कैंप साइट बना दी। हाँ जी। उसके बाद आप क्या करते थे टूरिस्ट को? क्या, एक तो टूरिस्ट आया चक्रोता घूमा चला गया, उनको आप क्या क्या करते थे? गांव में ले जाते थे, लोकल फूड खिलाते थे, कल्चर दिखाते थे, क्या क्या आपका फॉर्मेट था? जो हमारा ट्रिप होता था वो पूरा कस्टमाइज्ड होता था, उसमें गेस्ट को कुछ सोचना नहीं पड़ता था। उसमें मतलब अगर वो दिल्ली से आ रहा है तो हम उसका सब कुछ प्लान करते थे, कहाँ पे वो लंच करेगा। अगर हम कहीं पे ट्रैक पे जा रहे हैं, टाइगर फॉल या बुधेर, टाइगर फॉल में उस समय कोई भी शॉप्स नहीं होती थी, आज की डेट में काफ़ी वो बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, पर उस समय कोई नहीं होती, तो हमारी टीम 10 लोगों की टीम इसीलिए थी, हम लंच कभी वहीं पे भी बना देते थे। हम राजमा चावल लेके जाते थे, मतलब पूरा दिन भर आदमी वहाँ स्पेंड करता था। उसके अराउंड ही मतलब हमारे पास एक एडवेंचर वाली टीम थी कि वो रैपलिंग कर सकता था। हमने एक वाटरफॉल भी ढूंढा था वहाँ पे। बुधेर जा रहे हैं तो हम वहाँ पे भी ऐसे ही करते थे। इवनिंग में चाहे हम कैंप करें चाहे हम कोरवा में रुके, तो हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता था एक, जिसमें हमारा लोकल फोक डांस होता था, लोकल फोक म्यूज़िक होता था। और इसमें मतलब हमारी 3 टीमें बन गई थी, एक कोरवा गांव की, एक मंगटाड़ गांव की और एक लोहारी गांव की। तो हम कहीं पे भी कैंप करें चाहे हम कहीं पे भी रुकें, हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता ही था। और मतलब वो टाइम होता था कि जब हम गेस्ट के साथ काफ़ी हमारी इंटरेक्शन होता था, और मतलब वो एक होस्ट और गेस्ट वाला माहौल नहीं रहता था, दोस्तों वाला माहौल हो जाता था। इसका मतलब आपके टूरिज्म ने जो आपका कंसेप्ट था उसमें आपने लोगों को जोड़ा, कल्चरल प्रोग्राम वालों को जोड़ा, गांव के उन लोगों को जोड़ा जो उनको, कुछ टूरिस्ट को अपने घर में रखते थे, उनको भोजन करवाते थे और घुमाते थे। मतलब पूरा आपने जो है। हाँ जी, वो भी किया। मतलब जैसे मंगटाड़ गांव में हम ले जाते थे, कोई हमें लगता था, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन यूज़ करते थे अपना कि कौन गेस्ट हम घर पे ले जा सकते हैं, कौन नहीं ले जा सकते हैं, किसको घर में जाके अच्छा लगेगा,
फैमिली के बीच में जा रहा है, कौन वहाँ पे रहता है। तो ऐसे नहीं है कि हम सारे गेस्ट को बोलते थे कि गांव में चलो, पर हम सिलेक्ट करते थे कि कौन जा सकता है, मतलब और जो जा सकता था हम उसको ले जाते थे और उसके लिए व्यवस्था करते थे। मतलब जो गांव में रहना चाहता है, परिवार के बीच में रहना चाहता है, हाँ जी। उसको आप वर्गीकरण करते थे। हाँ जी, कोई ऐसे लड़के हैं जो नहीं रहना चाहता, अलग गेस्ट हाउस में रहना चाहता है, उनके लिए व्यवस्था करते बिल्कुल। एक इस जो टूरिज्म है, इसको आप जो आपका कंसेप्ट है, इसको आप सोशल टूरिज्म कह सकते हैं, कल्चरल टूरिज्म में आपने जोड़ा, स्पोर्ट्स टूरिज्म भी जोड़ा। हाँ जी। आपने पता चला है कि हम पढ़ रहे थे कहीं कि आपने एक शूटिंग टीम भी शुरू की, वो टूरिस्ट को भी शूटिंग सिखाते थे, और वो टीम स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे गई। क्या क्या आपने किया था? सर मतलब वो ये था कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, हमारे पास फिजिकल कैपिटल नहीं था, पर हमारे पास जो सोशल कैपिटल है, मतलब जान पहचान के लोग जो कहीं पे अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे पंकज चौहान जो एक अच्छा नेशनल लेवल शूटिंग कर चुका था, जब उसको साथ में जोड़ा तो बोला इसके जो इसको ट्रेनिंग है उसको भी यूज़ किया जाए। तो हमने कोरवा गांव से एक ऐसे ही ऑर्गेनाइज करा के, मतलब स्कूल में कंपटीशन, 5 लड़कियां हमने सेलेक्ट करी थी, जिनको हमने 3 महीने तक अपने कैंप में ही ट्रेन किया। ट्रेन तो क्या बोलेंगे, मतलब हमारे पास एक बंदूक होती थी जो नारायण सिंह राणा जी ने हमको मतलब शूटिंग रेंज चलाने के लिए हेल्प करने के लिए दी थी, और वो लोग ईंट से प्रैक्टिस करते थे। बट 3 महीने के अंदर वो लोग स्टेट में मेडल जीत के ले आए थे और नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे। अच्छा, इधर आपने स्टेट नेशनल लेवल के शूटर तैयार किए, और वो शूटर जो है, जो टूरिस्ट जाते थे, इंटरेस्टेड जो होते थे, उनको शूटिंग भी सिखाते थे। बिल्कुल, मतलब उससे एक तो आपका जब गेस्ट आता है वो देखता है कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो उसको भी अच्छा लगता है। मतलब वो दूसरे तरीके से बिहेव करता है आपसे, वो नॉर्मल होटल की तरह बिहेव नहीं करेगा आपसे ना। तो उसकी वजह से मतलब काफ़ी हमको हेल्प भी मिली, और जो लोग उस समय जुड़े थे, और मतलब काफ़ी लोगों ने एक्चुअली जो लड़कियां थी उनको सपोर्ट भी किया, और लड़कियां मतलब नेशनल तक गई, नेशनल में भी तुगलकाबाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, और काफ़ी लोग जुड़े उसमें। अच्छा, जो चक्रोता एरिया कंटोनमेंट एरिया है ये, हाँ जी, सेना का है, इसमें फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है अभी तक। बिल्कुल। तो आपने जहाँ फॉरेनर्स नहीं जाते हैं, आपने सिर्फ देसी जो इंडिया भारत के हैं उन्हीं पे कंसेप्ट किया, और उसी में आप आगे बढ़े। बिल्कुल सर, मतलब अभी तो क्योंकि फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक रीज़न, पर मतलब इन्फॉर्मेशन भी उतनी फोर्थकमिंग नहीं है कि जैसे अगर हम इन्फॉर्मेशन मांगते भी हैं आरटीआई के थ्रू कि कौन कौन से एरिया में अलाउड है, कौन से में अलाउड नहीं है, तो वो हमारे पास नहीं आती है। और मतलब अगर परमिशन मिल रही है, जैसे मैं कई बार मतलब जब शुरू किया था तो मैं कई टूरिस्ट को लद्दाख भी लेके गया, तो लद्दाख में बल्कि कई जो बॉर्डर लगे हुए हैं, बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, वहाँ पे भी उन्होंने परमिशन दे दी है। मतलब परमिट लेना पड़ता है आपको, पर परमिशन मिल जाती है। पर चक्रवाता का प्रॉब्लम है कि हमें ये पता ही नहीं है कहाँ से परमिशन मिलेगी, एंड मतलब वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव है। तो मे बी बिकॉज ऑफ सम स्ट्रैटेजिक रीज़न। पर यह है कि हमारा अब जैसे हमारी एक टूरिज़्म में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, अब 150 होटल हो गए हैं, तो अब कोशिश वही है कि हम एसोसिएशन बना के ये सही जगह पे बात पहुँचाएँ इस बारे में। जब आपने स्टार्ट किया था, शायद कब स्टार्ट किया था आपने, कब आप 2011 में सर। 2011 में। तब चक्रोता के टूरिज्म के क्या हालात थे, और आज की जिस स्थिति में टूरिज्म है? बताइए, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है जो मैं बताऊंगा आपको। 2011 में जब मैं आया था तो अराउंड 3 या 4 होटल थे, जिसमें करीब 10 से 12 लोग एम्प्लॉयड होंगे, और इन 3-4 होटल का साल का रेवेन्यू मतलब आप ये मान के चलिए कि 40 से 50 लाख रुपए इसके आसपास होगा, 30 से 50 लाख रुपए के आसपास। और अभी की बात करूं अगर 2024 की, तो करीब 150 होटल है, और कम से कम 700 लोग इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं जो होटलों में काम कर रहे हैं, जो वहाँ से सैलरी ले रहे हैं। और इसके अलावा जो रेवेन्यू होगा वो मतलब 18 से 20 करोड़ का साल का रेवेन्यू चक्रवाता केवल टूरिज्म से अर्न कर रहा है। ये मतलब इतना 2011 से अभी तक का इतना फ़र्क पड़ गया है, मतलब 50 लाख से हम 20 करोड़ पे पहुंच गए। बट देन ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ये अगले साल हो सकता है 30-40 करोड़ भी हो जाए, और होटलों की संख्या भी हो सकता है डबल हो जाए। फिर उसका जो रेवेन्यू है वो उन लोगों को भी जाता होगा जो आपका जैविक उत्पाद पैदा करते हैं, खेती में काम करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट आप उनको खिलाते हैं, तो एक पूरा चेन, दूध वाले हैं
या जो उनको गाइड करते हैं, तो पूरा एक नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बन ये गया। एक अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है ऐसा, क्योंकि अब जैसे गेस्ट आते हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। जैसे हमने भी स्टार्ट किया है, हमने एक जगह पे सेब का बगीचा भी लगाया है, तो कई जो गेस्ट आते हैं वो सेब वहाँ से खरीद के भी ले जाते हैं। हम कुछ प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, हम लोग अचार, जैम, चटनी कुछ कुछ अपने लेवल पे बनाते रहते हैं, तो वो ले जाते हैं। तो वैसे ही बाकी लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो बगीचा लगाया है उसमें एग्री टूरिज्म का एक कंसेप्ट है, क्या आपका भी यही कंसेप्ट है कि बगीचे में टूरिस्ट आए, वहाँ रहे, सेब देखे, वहाँ काम करे, कोई फैमिली, क्योंकि शहरों में तो आप सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर पर रहते हैं, तो ऐसा ये कंसेप्ट भी है आपका एग्री टूरिज्म का? एग्री टूरिज्म का से मैं मतलब जब स्टार्ट किया था हमने 2011-12 में, तब भी मेरा मतलब ये एम था कि जो बिज़नेस मॉडल हो वो ऐसा हो जो नॉर्मल लोग भी रेप्लिकेट कर पाए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ना हो, आप कम से कम शुरू कर पाए। आगे आप कहाँ ले जाते हैं वो आपके ऊपर है। तो अभी कुछ सालों में, मतलब क्योंकि पहले तो जो लोकल थे उतना टूरिज़्म नहीं था, तो एक छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पर अभी कुछ सालों में लोगों को पोटेंशियल दिखा है, तो हमारे एरिया में भी रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। पर लेकिन लोग जो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मतलब उनके पास थोड़ा अच्छा फंड है, जो अच्छे होटल बना पा रहे हैं, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ उस तरह के रिजॉर्ट्स भी बन रहे हैं, जो मेरे मॉडल से बिल्कुल विपरीत था। मेरा था कि छोटे होटल्स हो जो रेप्लिकेट कर सकें और छोटे लेवल पे हो। अब जो बड़े होटल बन रहे हैं वो बहुत सारी सुविधाएं गेस्ट को दे रहे हैं अपने हिसाब से, जो टूरिस्ट को चाहिए होती है। तो अब इसको काउंटर करने के लिए, ताकि छोटे बिजनेसेस भी सर्वाइव करें, मैं नया कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मैं अनटूरिज्म बोल रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट तो वो है कि आप गेस करिए कि टूरिस्ट को क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटी बनाते रहिए। मैं जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या है, और जिस गेस्ट को जो मतलब ये चीज़ें समझ में आ रही है, हमारा टूरिज़्म उसके लिए ही है। मैं इसको अनटूरिज़्म बोल रहा हूँ। मैं जगह को चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो जगह की खूबियाँ हैं वो बता के अगर आपको पसंद आता है तो आप आइए। तो मैं उस तरह से इसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब लो कॉस्ट पे। अगेन, आप हिमालय में या गांव में अपनी शर्तों पर टूरिज्म बुलाएंगे, उस जगह की शर्तों पर टूरिज्म बुलाएंगे, ये कंसेप्ट है? बिल्कुल। मैं इसको एक्सपीरियंशियल टूरिज्म बोलूँगा। मतलब वो नहीं है कि जो आपके दिल्ली के एक्सपीरियंस है मैं उसको यहाँ पे ले आऊँ। जो मेरे यहाँ के एक्सपीरियंस है, मान लो उस एरिया में लाइट नहीं है, तो मैं क्यों लाइट लगा के आपको वो सब सुविधा दूँ जो लाइट से मिलती है? क्यों जनरेटर क्यों जनरेटर चलाएं? मैं बेसिक सुविधा के लिए सोलर लगा सकता हूँ, सूरज आएगा तो रोशनी मिलेगी, वरना कैंडल में भी लोग रहते थे। और जो वैसे ही मतलब वो है कि लाइट होगी तो आप बोलोगे गीज़र चाहिए, गीज़र नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा हमाम है जिसमें हम लकड़ी डालते हैं, गर्म करते हैं खाना। खाने का भी वो है कि हम लकड़ी का चूल्हा है उसमें खाना बनाते हैं, तो जो बन सकता है उसमें खिलाएंगे आपको। उसके अलावा जो सीनरी है वो बहुत सुंदर है, वो मतलब अनटच्ड है, पूरा देवदार का फॉरेस्ट है उसके बीच में है, वहाँ पे हम फार्मिंग भी कर रहे हैं। अगर आप एक जो अपनी कन्वीनियंस है दिल्ली वाली उसको छोड़ के अगर आप ये एंजॉय करना चाहते हो तो आप हमारे लिए आइडियल टूरिस्ट हो। तो हम उस हिसाब से उसको प्रमोट कर रहे हैं उस जगह को। थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मेरे को पता है कि बहुत सारे इस तरह के गेस्ट हैं जो इस जगह पे आना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि इसी में पोटेंशियल है, हिमालय का पोटेंशियल ही इसमें है। राइट। अगर इस तरह का टूरिस्ट है तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो 5 स्टार का टूरिज्म हो तो जा ही नहीं सकेगा। अगर वो तो चक्रोता मिलेगा उसके बाद तो जा ही नहीं सकेगा, अगर उसको फैसिलिटी ये ढूंढेगा। तो मुझे लगता है आपका जो कंसेप्ट है कि हमारी शर्तों पे टूरिस्ट आए, हिमालय की शर्तों पे आए, वहाँ का पर्यावरण के संरक्षण करे, आए, खेले, गांव में रहे, तो मुझे लगता है यही कंसेप्ट टूरिज्म का असली कंसेप्ट यही है हिमालय के लिए। इसका सर लॉजिक मतलब कुछ और भी है, इसका मतलब इकोनॉमिक सेंस भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे कि जब अभी तो मतलब जब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे, जो आप कह रहे हैं 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो उससे कम्पीट करने के लिए अगर हम उन्हीं की टर्म्स पे कम्पीट करेंगे, हम इंफ्रा बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा उसके लिए, और वो इको फ्रेंडली भी है, वो एक एडेड एडवांटेज है। बट देन इकोनॉमिक सेंस भी बनता है, क्योंकि हम एक अलग एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसमें हम कम्पीट नहीं कर रहे हैं 5 स्टार 7 स्टार से, पर जो हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो भी कम्पीट नहीं कर सकता वो देने में। फिर जो दिल्ली बॉम्बे महानगरों से जो आता है वो तो 5 स्टार ऐसे अवेल करते हैं वहाँ। बिल्कुल। तो गांव में रहना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि जो 7 स्टार 5 स्टार पहाड़ पे लाएंगे, उसको आप मात्र दे देंगे जब आप उनको घरों में ले जाएंगे, गैस चूल्हे का खिलाएंगे,
वहाँ पर का कल्चर दिखाएंगे, तो मुझे लगता है आपका जो वैल्यू है, एक टूरिज्म का वैल्यू है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सर, मतलब और जो इस तरह के गेस्ट आ रहे हैं उनको पसंद भी आ रहा है, वो वीकेंड वाले टूरिस्ट नहीं है, मतलब वो लोग आते हैं लंबे टाइम के लिए, 5 दिन 9 दिन, वो उस तरह के टूरिस्ट मिल रहे हैं, तो वैसे भी इकोनॉमिक सेंस बन रहा है। और अब भी जो फैमिली की तरफ पहाड़ में आना चाहते हैं वो गांव में रहना चाहते हैं, अभी तक सर्वे हुआ है तो गांव में रहना चाहते हैं, होटल में तो रहते ही हैं। हाँ जी। दिल्ली बॉम्बे के घर भी होटल ही की तरह है। हाँ जी, है ना, ये मुझे लगता है ये वो है। ये बताइए, आपका इतने साल टूरिज्म का है, जो आप टूरिस्ट आता है जो पहले आया होगा, उनका रिपीट रेशियो क्या है? क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि दोबारा तिबारा टूरिस्ट आता है तो मुझे लगता है वो डेवलपमेंट का एक साइन है, या अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर एक बार टूरिस्ट आया और चला के दोबारा नहीं आया तो मुझे लगता है वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता है। क्या आपका क्या अनुभव? इस सेंस में सर हम लोग काफ़ी लकी हैं शायद, क्योंकि जो हमारा रिपीट टूरिस्ट है वो 80% के करीब है। पर केवल मैं टूरिज्म के पर्पज़ से नहीं बोल रहा हूँ कि 80% वही रिपीट आ रहे हैं या उनके रेफरेंस से आ रहे हैं, बट देन जो हमारे पास 7-8 साल पहले से जो लोग आ रहे हैं, जो रिपीटेड आ रहे हैं, अब वो इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मतलब उन्होंने हमको काम करते हुए देखा है, हमारे काम करने के तरीक़ों को देखा है, और जबकि हमारा क्लियर वो है कि जो ज़मीन है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी टर्म पे होगा, बिज़नेस हमारे टर्म पे होगा, और क्या बोलते हैं जो आपको रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे मार्केट से। तो मतलब एक तो वो है कि टूरिस्ट दोबारा आ रहा है, पर एक वो है कि जो उनको इतना भरोसा हो गया है कि वो इन्वेस्ट भी करने को तैयार हैं अब हमारे बिजनेस में। इसका मतलब जो ये निवेश का मॉडल है, एक निवेश का मॉडल तो है कि हम आपको ज़मीनें देंगे, आप होटल बनाइए, आप निवेश कीजिए। एक मॉडल आपका है जो आपकी शर्तों पे आएगा कि हमारी शर्त पर इन्वेस्ट कीजिए, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, लेकिन आइए इसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे आप। तो ये इस तरह का टूरिस्ट आ रहा है, इन्वेस्टर आ रहा है, इस तरह का इन्वेस्टर भी आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, जो एक्चुअली मतलब मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा होगा, क्योंकि बैंक से फंड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है पहाड़ी एरिया में, मतलब बहुत सारी उसमें कंडीशंस होती है, और अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट मिलता है तो हम लोग मतलब एक्सपैंड भी कर सकते हैं, हम लोग चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। बट देन इस तरह के लोग हैं जो हमारे टर्म पे आ रहे हैं, जिनको हमने बोला है कि हम लैंड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम ना लैंड लीज करेंगे, आपको काम हम खुद ही करेंगे, पर यह है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको रिटर्न भी उसका बराबर मिलेगा, और मतलब मार्केट से अच्छा मिलेगा, वो मतलब हमारी अपनी टर्म्स है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं जो हमारे उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस पे, इस टर्म्स पे। तो आपने कई तरह के मॉडल खड़े कर दिए। एक मॉडल थे कि आपने लाख की सैलरी छोड़कर आप करोड़ों से शुरू कर सकते थे, आपने लाख की सैलरी छोड़कर आपने 60,000 से बिजनेस शुरू किया, जो उन तमाम लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, जो कहते हैं साहब टूरिज्म तो शुरू हो ही नहीं सकता, या तो पैसा चाहिए। तो आपने जो इतना शानदार आपने काम किया, इतना करियर था, आपने 60,000 शुरू किया और उसको रिप्लिकेट किया। नहीं, हम तो अभी भी हम उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये था, और केवल हम जौनसार बावर तक सीमित नहीं होना चाहते थे, हम बिल्कुल जौनपुर और हमने हरकीदून में भी ट्रैक कराए हैं। हमारा प्लान था कि हम सेम मॉडल और लोग भी रेप्लिकेट करें, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, आप छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए। बिल्कुल। तो इसीलिए हम अभी भी उसी उसमें काम कर रहे हैं कि कैसे उसमें कम कैपिटल में एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, और मतलब एक बड़ा इकोसिस्टम बनता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहें इससे। तो आपका जो मॉडल है ये तो पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिमालय के लिए ही बहुत ही एक सुपर मॉडल कह सकते हैं। ये पहली बार मैंने इस तरह का मॉडल सुना है, मैंने गवर्नमेंट प्लानिंग भी देखी है, लेकिन मुझे लगता है अभी ये ट्रायल फेज में है, बट देन मतलब इसके रिजल्ट अच्छे हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं। अब ये बताइए कि आपको तमाम गवर्नमेंट की भी परमिशंस होती है टूरिज्म के लिए, इसमें आपको क्या क्या कहना है, इजीली मिल जाता है या थोड़ी प्रॉब्लम है, या क्या किस तरह का आपको सफ़र करना पड़ता है? इस पे मतलब मेरा जो सोचना था, मतलब अभी अगर आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मूल निवास के ऊपर एक काफ़ी बड़ी रैली हुई थी, तो मेरे को लग रहा है कि हमें उससे ऊपर सोचने की ज़रूरत है। जो मूल निवास है उसको एक पॉजिटिव स्वरूप देने की ज़रूरत है। मूल निवास केवल वो नहीं होना चाहिए कि ज़मीन दूसरा नहीं खरीद सकता, मूल निवास का ये होना चाहिए कि जो मूल निवास है उसको, जो मूल निवासी है उसको कुछ सुविधा मिले। यस, हम एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करें। अभी क्या है, जो बड़े बिजनेसेस आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी एक बड़ी टीम रहती है, उनके पास लॉयर रहते हैं, सीए रहते हैं, वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ उनको कराने में कोई बहुत समस्या नहीं होती है। गवर्नमेंट भी है कि सिंगल विंडो है, बिल्कुल, वहाँ उनका वकील आया, चार्टर बुक है, उन्होंने कर लिया। प्रॉब्लम उसको होती है जो मेरे मॉडल को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख 20 लाख उतने तक है,
उनको दिक्कत होती है ये सब जो कंप्लायंसेस हैं पूरे करने में। ये कहीं एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो मैं मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूँ और मेरे को 12 साल हो गए यहाँ पे करते हुए। मेरे को नहीं पता है कि कितने कंप्लायंसेस हैं। ओके। वो जब कोई आता है कि भैया ये भी चाहिए तो ठीक है, फिर ये भी चाहिए तो ये भी ले लेते हैं। तो मतलब कोई एक सिंगल विंडो अवेलेबल नहीं है हम लोगों को। और दूसरा मेरे को लगता है कि जो मूल निवासी है कम से कम इतनी छोटी सी सुविधा उसको दे दे कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं जॉनसार भावर का ही हूँ, मैं वहीं पे बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं भागूंगा। मैंने एक होटल लगाया है, मैं तहसीलदार को लिख के देता हूँ कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ओके। तो ओनर्स क्यों ना शिफ्ट कर दिया जाए अधिकारी के ऊपर कि आप सारे कंप्लायंसेस ला के दीजिए Yes. या हेल्प करिए इसको लेने में। मेरे को क्यों चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, छोटे बिजनेस को क्यों चक्कर लगाने पड़ रहे हैं कि वो देहरादून में जाके 5 ऑफिसों में धक्के खाए। तो मेरा मतलब वो था कि अगर इस तरह का कोई रिवॉल्यूशनरी कदम सरकार ले पाती तो ये तो बहुत मतलब वो है कि ज़मीन मत बेचो, जब ज़मीन से इनकम नहीं हो रही है तो आदमी करेगा क्या। बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट है मूल निवास का। मूल निवास का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो मूल निवासी है उसको एक सुविधा दी जाए ताकि वो सक्षम हो सके अपना मतलब कुछ नया करने के लिए। इसका मतलब आपका कहना है कि सिंगल विंडो हो, तहसील स्तर पे हो, और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफिशियल की हो कि उसको सारी परमिशन दे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ओनर्स मेरे ऊपर से या छोटे बिजनेस के ऊपर से अधिकारी के ऊपर शिफ्ट हो जाए। मैंने बस इन्फॉर्म करना है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जितने कॉम्प्लायंसेस आप मेरे को बताइए, मेरे होटल में आके आप चेक करिए, मेरे को बताइए आपको ये करना है, मैं वो करता हूँ और आप मेरे को कॉम्प्लायंसेस ला के दीजिए। वेरी गुड। इसकी बजाय कि मैं देहरादून में आऊँ और देहरादून में मैं कागज में बताऊँ कि मैंने कॉम्प्लायंसेस पूरे करें, उससे अच्छा है कि आप होटल में आके देखिए। ये बताइए, जो टूरिस्ट आता है बाहर से, उनका खान पान इसमें क्या लोकल डिश, लोकल भोजन, क्योंकि अब तो जैविक का मामला है, अब तो प्रधानमंत्री जी भी इस पे पूरा फोकस है, तो क्या उनका क्या रहता है? अपने साथ भी ले जाते हैं, खाते भी हैं, उसको पसंद भी करते हैं, और आप किस तरह का भोजन कराते हैं? उसमें कुछ और तब्दीली करते हैं उसको बेटर के लिए, क्या करते हैं? अभी शुरू में हमने ट्राई करा था, पर जो हमारी जो पहाड़ी डिशेज है वो बहुत एलैबोरेट होती है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो थोड़ा सा मतलब वो है कि हमारा वो फास्ट फूड नहीं है। तो वो है कि वो स्पेशल डिमांड पे हमको लगता है कि गेस्ट इच्छुक होगा, बट देन हमारा वो फास्ट फूड नहीं है कि हम ऑन ऑर्डर दे सकें। हमारी जो भी चीज़ें हैं वो बड़ा इलेबोरेट सा प्रोसीजर है उसका। वो स्लो फूड बोलेंगे, हेल्दी फूड है। तो हम देखते हैं, वरना राजमा चावल, जैसे राजमा जो चक्रौता की राजमा है या फिर जो हम लोकली सब्जी ग्रो कर रहे हैं वो हम खिलाते हैं, बट जो अगर आप स्पेशली पहाड़ की डिश बोलेंगे वो हम ऑन मतलब लगता है हमें कि ये लोग एंजॉय करेंगे तो उनके लिए करते हैं, क्योंकि इलेबोरेट प्रोसीजर है। देखिए, जो इस समय इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट का वो भी आए, बड़े लोग आए, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, या जो आपका मॉडल है इसको भी इस पर कुछ मेरा मॉडल तो इन्वेस्टमेंट समिट में इसलिए कवर नहीं होता है क्योंकि ये वाला एक्चुअली इसकी भी ज़रूरत है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट है वो भी आने चाहिए, क्योंकि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वो मैं समझता हूँ। बट जो छोटे बिजनेसेस है उनको भी मतलब बड़ी समिट में वो कहीं इग्नोर ना हो जाए, मेरा मतलब बस वो पर्पज़ है। इससे फ़ायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ भी पैसा खर्च होता है तो ऑब्वियसली वो छोटे बिजनेसेस को भी फ़ायदा होगा। हाँ जी, पर यह है कि छोटे बिजनेसेस के लिए एक अलग सा प्लान, और स्पेशली अगर कोई मूल निवासी उस क्षेत्र का वहाँ पे काम करना चाह रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल उसको एक इंसेंटिव दे दिया जाए ताकि वो बड़े बिजनेसेस के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए, जो मेरा सोचना है। मुझे लगता है कि पहाड़ के लिए जो निवेश की बातें हैं वो आपने परफेक्ट मॉडल एक पेश किया है कि आपने छोटे से इनकम से 60,000 से शुरू किया, और आज आपका लंबा चौड़ा कितने लोग आपसे इस समय जुड़े हुए हैं जो सीधे आपसे रोज़गार पा रहे हैं, या इनडायरेक्ट रोज़गार जिनको मिल रहा है, या आपसे प्रभावित होकर जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, इसका पूरा ज़रा आंकड़ा, कुछ टेंटेटिव आंकड़ा है? अभी मतलब मैं बोलूँगा तो मैं पूरे जॉनसार भावर से मतलब काफ़ी जिस गांव से जुड़ा हूँ मैं पूरा ही जुड़ा हूँ, और मतलब वो जो सीखने की चीज़ है वो 2 वे है। जैसे कोरवा गांव है, मेरे ख्याल से मैं सबसे ही जुड़ा हुआ हूँ, सब लोग मेरे से कुछ इंस्पिरेशन भी लेते हैं, मैं भी उनसे कुछ लेता हूँ। तो जो सेब का देखा था उन्हीं से मैंने सीख के फिर मैंने दूसरी जगह पे जो सेब लगाए हैं वो उन्हीं को देख के लगाया, और वो मेरे को देख के कुछ राय मांगते हैं टूरिज़्म के बारे में। तो 3-4 गाँव तो ऐसे हैं जो मतलब जिनके साथ मैं हर एक फैमिली से ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको देखकर पहाड़ के युवा प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आने वाला समय मुझे लगता है जो आपका मॉडल है कि छोटी सी पूंजी से आप जो लोकल वहाँ का नेटवर्क है उससे आप उसको भी पूंजी बना सकते हैं। आपने बहुत शानदार काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे किसी और शख्स से मिलवाएंगे। उम्मीद है कि पवार साहब का जो मॉडल है इसको वहाँ के युवा प्रेरणा लेंगे इससे और आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और शख्स से, ऐसी शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।